फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरे राष्ट्र के लिए सुर्खियां बन गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खुलकर ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आती है तो वो बजरंग दल पे बैन लगाएगी। बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से की गई है और इसे लेकर अब सियासी भूचाल आ गया है। देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं ट्वीट भी किया है और अपने बयान में भी इसे शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो जनसभा की कर्नाटक में, उसमें शुरुआत में 3 बार बजरंग बली की जय के नारे लगवाए और अपने भाषण के अंत में भी 3 बार बजरंग बली की जय के नारे लगाए। मुद्दा एकदम साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे अब एक बड़े मुद्दे के तौर पर ले लिया है और अब सीधे तौर पर कांग्रेस पे हमला बोला है और कांग्रेस की इस घोषणा पत्र को हिंदू विरोधी ऐलान किया है। हिंदू विरोधी पूरी तरह से करार कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और इसे तुष्टीकरण की नीति बताया है कांग्रेस पार्टी के। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भगवाधारी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ का ये सुनाते हैं आपको। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजमून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। आपके मित्र सखा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने
ट्वीट आज किया है ताजा अपनी पुरानी सरकार के वक्त का कि वो उस समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। या तो आप पाखंड करते हैं हनुमान जी के नाम पर, अभी आपने हनुमान चालीसा कराया, और उधर भगवान को कैद करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप वही लोग हो जिनने राम भगवान को राम जन्मभूमि पर ताले में रखा था। आप वही कांग्रेस है जो हमेशा से सवाल उठाती आई है राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर। इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने बोको हराम से तुलना की थी, उसी तरह से ये कर्नाटक का आज सामने आया है। सोनिया गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनके बेटे और बेटी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त, कभी चुनाव में वोट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब कर्नाटक की जनता तो देगी ही। पर कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के बारे में स्पष्ट करो मेरे पत्र के जवाब में, लौटती डाक से जवाब दे तो बड़ी कृपा होगी, जिससे करोड़ों करोड़ों हनुमान भक्तों की, करोड़ों करोड़ राष्ट्र भक्तों की आस्था पर जो कुटाराघात कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है, वो मध्य प्रदेश में आपकी राय क्या है? कांग्रेस की प्रदेश क्या है इसका मतलब? चलिए, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं छोटे से इस बयान पर टिप्पणी लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चेतन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई है, ये मान लीजिए कि कांग्रेस उस घोषणा पत्र से ही कर्नाटक के चुनाव से बाहर हो गई। इस देश में पीएफआई को लेकर के कांग्रेस को गलतियां नजर नहीं आती, टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को लेकर के नहीं आई थी, बोको हराम को लेकर के नहीं थी, आईएसआई को लेकर के नहीं, जैसे मोहम्मद को लेकर के नहीं आते, लेकिन राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की इनकी इच्छा बार बार कुलांचे मार के बाहर निकलती है। 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने प्रतिबंध लगाया था, विश्व हिंदू परिषद पर लगाया था, बजरंग दल पर लगाया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन पर लगाया था। राष्ट्रवादी ताकतों को कुचलने का कोई भी प्रयास कांग्रेस नहीं छोड़ती है, और यही कारण है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आप देखिए कि कांग्रेस प्रदेश से लेकर के देश में कहीं भी अपना वजूद बचाने में अब सफल नहीं है। मुझे लगता है जो लोग श्री राम के भक्तों पर, श्री राम के वंशज पर अगर इस प्रकार की नीति नियत रखते हैं तो उनका इसे भारत की भूमि पर पतन होना सुनिश्चित है, उसको पतन से कोई नहीं रोक सकता। रही बात मध्य प्रदेश में, रही बात देश में, भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के चरणों की धूल की कृपा लेकर के निरंतर काम कर रही है, और हम सब बजरंग बली की वानर सेना के रूप में इस भारतवर्ष का काट्य भारतवर्ष बनाने में लगे हैं। जितनी भी सेवा बन सकती है ईमानदारी से, निष्ठा के साथ करेंगे, और राष्ट्रवाद के जय घोष के साथ में इस बात के लिए बाकी राजनीतिक दलों को भी मजबूर करेंगे कि अगर राष्ट्रवाद के इतर अगर आपने किसी भी तरह की कोशिश की तो देश की जनता जनार्दन तुमको इस देश की राजनीति से उठा करके बाहर फेंक देगी। और राष्ट्रवाद की बात करने वाले, वंदे मातरम का गीत गाने वाले, प्रभु राम के चरित्र को साक्षात रूप से स्वीकार करने वाले लोग ही अब भारत की पावन भूमि पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सिंह जी, अपनी इस प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराने के लिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, और साफ कह दिया है कि भाई यहां पर सीधे तौर पर बजरंग बली पर, बजरंग दल पर नहीं बल्कि बजरंग बली से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। आपको बता दें कि बजरंग दल को लेकर जो इस समय जो तमाम जो सियासी बयानबाजी चल रही है, हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए जो आंदोलन था, राम मंदिर जो आंदोलन था, तो इसमें विश्व हिंदू परिषद के हिंदू युवाओं को मोबिलाइज कर रही थी। उस समय जो 1984 का दौर था, 1984 की बात है, जब विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को मोबिलाइज करती, इसी माहौल में एक नेता हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़कर उठा रहे थे, जिनका नाम था विनय कटियार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही फायर ब्रांड नेता रहे विनय कटियार, और विनय कटियार ने राम मंदिर को लेकर इस आंदोलन को बहुत ही उग्रता से उठाया था। इसी परिदृश्य में साल 1984 में, 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई थी, और आज करीब 39 साल बाद साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बजरंग बली एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, और इसे लेकर अब सियासत गरमा रही है। इसमें क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी का, चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं जिला कार्यकारी अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल बुलचंदानी जी मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ उज्जैन से हमारे न्यूज एडिटर अभय तिरवर जी जुड़े हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल राठौड़ जी, कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल से दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल से नहीं, पीएफआई से भी उतनी दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी को हर उस व्यक्ति से दिक्कत है जो हमारे भगवान का नाम लेकर हिंदू धर्म को अपमानित करेगा और सांप्रदायिकता फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ चलती है। और मुझे तो सबसे बड़ी बात यही, कांग्रेस पार्टी को जो दिक्कत है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बयान सुन लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने क्या बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि बजरंग दल किस तरह का संगठन है। माया कोडलानी, बाबू बजरंगी, भगवान बजरंग बली का नाम आप यूज करते हैं। ये किस केस में आज ये सब लोग बंद हुए, आप मुझे बताइए। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सेंसर बोर्ड के समय बजरंगी भाईजान मूवी आती है, तब बजरंग दल नहीं जागता है। अगर आप कहीं भी जाओगे, हिंसा करोगे, सांप्रदायिकता फैलाओगे और कोई भी गलत कार्य करोगे तो ये हिंदू धर्म नहीं है। बजरंग दल हिंदू धर्म का संगठन नहीं है। पहली बात तो मैं ये खुलकर कहता हूं, बजरंग दल जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें कार्य करते हैं और जगह जगह हिंसा फैलाते हैं। आशुतोष जी, आप बताइए, रेस्टोरेंट में बैठे हुए बच्चे, कॉलेज में बैठे छात्र छात्राओं को परेशान किया जाता है बजरंग दल द्वारा। कई बार वैलेंटाइन डे जब आता है, एक हफ्ते पहले से पुलिस को सुरक्षा में हमारे देश के युवाओं को रखना पड़ता है। इस तरह का आचरण रहा। निरंतर कई बड़े कामों में बजरंग दल की लिप्तता पाई गई। और अभी मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुन रहा था, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। वो उस शहर के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के जहां ध्रुव सक्सेना जैसा आईएसआई का एजेंट बजरंग दल से निकलता है। उनको ध्रुव सक्सेना के बारे में पहले बताना था। जो भाजपा का कार्यकर्ता था, बजरंग दल का था, वो हमारे भोपाल से निकला और आईएसआई से लिप्तता रही। ये सब सुनकर हमें होता है कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को आराध्य मानती है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, के दरवाजे खोले थे। अनिल बुलचंदानी जी, पहले बजरंग दल पे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बुलचंदानी जी से उनके प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ पे राहुल जी का साफ तौर पर कहना है कि साहब, बजरंग दल आतंकी संगठनों जैसे कार्य कर रहा है, युवाओं को परेशान करता है, इसलिए बैन लगाने में कोई एतराज नहीं है। देखिए, बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब युवा हैं। कांग्रेस को दिक्कत भारत की संस्कृति से है, भारत के युवाओं से है, भारत की आस्था से है, भारत के आराध्य देवों से है। इसी कांग्रेस ने राम मंदिर में जितनी रुकावटें पैदा कर सकती थी, अब बस चला नहीं, राम मंदिर भव्य रूप धारण कर रहा है। अब इनको लगा कि एक और किस प्रकार से हम मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट हासिल करने के लिए, मत हासिल करने के लिए क्या करें, तो उन्होंने भगवान बजरंग बली का अपमान करने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की। क्योंकि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन था। बजरंग दल पर ऐसा कौन सा आरोप है? बजरंग दल ने भारत की संस्कृति की, हमारे आराध्य देव रामचंद्र जी की आराधना की है और बजरंग दल ने इस देश की संस्कृति का सम्मान किया है, उस संस्कृति को संरक्षण दिया है। कांग्रेस को दिक्कत यह है कि जहां हिंदुओं की भावना आहत हो सकती है, कांग्रेस हर तरीके से करेगी। जब कांग्रेस के लोगों ने देखा कि भारत का बहुसंख्यक भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया, भारत के प्रधानमंत्री की विश्व पटल पर जय जयकार हो रही है और उनके नेता की थूथू हो रही है, तो उनने क्या किया? भारत के प्रधानमंत्री को गालियां देना चालू की। भारत के अंदर जिसका सम्मान होगा उसका कांग्रेस अपमान करेगी, चाहे वो हमारे आराध्य देव हो, चाहे हमारे भारतीय राजनीति के प्रेरणाता हो। कांग्रेस को दिक्कत भारत से है, भारत की राजनीति से है, क्योंकि इटालियन मैम और उनका बेटा इटालियन विचारधारा अपनी पाश्चात्य संस्कृति भारत में थोपने का प्रयास करता है। उस पाश्चात्य संस्कृति पर जब रोक लगाने का बजरंग दल प्रयास करता है। अभी राहुल जी ने कहा कि साहब, वैलेंटाइन डे ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में लड़के लड़कियों को खुले आम जाकर लव करने का हमारी संस्कृति में ऐसा लाइसेंस नहीं है, परंतु इटली में है। इटालियन मैम और उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता कांग्रेस ने अपना ली है और कांग्रेस अब उस सभ्यता को भारत के युवाओं पर थोपना चाहती है, ताकि भारत का युवा पतन की तरफ जाए, भारत पतन की तरफ जाए। भारत जगत गुरु बनता, कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने बजरंग दल का विरोध किया। मैं अभय तिरवर जी हमारे साथ न्यूज एडिटर जुड़े हैं उज्जैन से। अभय जी, घोषणा पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कहा जा सकता है दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे। और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को इस घोषणा पत्र में बजरंग दल के बैन करने का जो उन्होंने घोषणा ली है, उससे कर्नाटक में या देश के दूसरे हिस्सों में कुछ फायदा होगा? देखिए आशुतोष जी,
कर्नाटक की जहां तक बात की जाए तो वहां पर इस बयान के बाद जो परिस्थितियां सामने आ सकती हैं या आने वाली है कि लगभग 7 करोड़ की आबादी का कर्नाटक है, वहां पर 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बयान का सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होने की संभावना है, क्योंकि वहां पर 14% के आसपास मुस्लिम वोटर है और 2% के आसपास वहां क्रिश्चियन वोटर है। तो इससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ये बहुत सोच समझ के दिया गया बयान है, कोई ये एकदम अचानक दिया गया बयान नहीं है। इसके लिए वहां की पूरी उन लोगों ने तैयारी की है, उसको समझा है और समझने के बाद ही इस तरह का बयान दिया है। कर्नाटका के अंदर क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि काफी कुछ बदलाव हो रहा है, बदलने वाली चीजें हो रही है, वहां पर अगर आज के हालात देखे जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ता वापसी की संभावना उनकी बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अभी काफी उठापटक चल रही है। वहां पर बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये सोचा समझा बयान है और 40 ऐसी सीटें आशुतोष जी मैंने जो पढ़ा है, जाना है उनके बारे में कि जहां पर मुस्लिम वोटों का जो है ध्रुवीकरण हो सकता है, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। हाँ, दूसरी बात ये कि यानी कि जेडीएस को इसमें यहाँ पर जो है जो बढ़त बना सकती थी, कहीं ना कहीं जेडीएस के वोट बैंक में यहाँ पर सेंध मारी है कांग्रेस। जी बिल्कुल 40 ऐसी सीटें हैं वहां पर आशुतोष जी कर्नाटका में। और देश के जहां दूसरी जगह चुनाव होने वाले हैं, जैसे राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है मामला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सोचने का जो तरीका है वो अलग है। वो कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को लेकर या हिंदू देवी देवताओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इस तरह के मुद्दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने तो साफ तौर पर खुलकर कहा है कि छत्तीसगढ़ पर भी बजरंग दल को बैन करने पर विचार किया जा सकता है। बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहने के कांग्रेस पार्टी की इसको लाइन बना दिया है, सिर्फ कर्नाटक तक इसको सीमित नहीं रखा है। देखिए, कांग्रेस का तो ये हमेशा होता ही है कि जब चुनाव पास में आते हैं तो हिंदू मुसलमान का मसला तो खैर राजनीतिक पार्टियां करने ही लग जाती हैं। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी शायद अति आत्मविश्वास में इस समय जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि जो कर्नाटक में हो रहा है या कर्नाटक में संभावनाएं आ रही है राजनीतिक परिदृश्य बदलते परिदृश्य को लेकर, उसका फायदा मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि वो इसका फायदा लेने का प्रयास जरूर कर रहे हैं अपने इस बयान को लेकर। राहुल जी, जो कहा जा सकता है कि भाई ये ध्रुवीकरण के आरोप तो यहाँ पे आप लोग भी लग सकते हैं कि भाई आपने बजरंग दल का यहाँ पे नाम लिया, इतना मतलब पीएफआई के साथ में उसको जोड़ के देखा है। पीएफआई के खिलाफ जो एनआईए ने लगातार यहाँ पे छापेमार कार्रवाई के कुछ दिन पहले ही देश भर में अलग अलग हिस्सों में, उसके साथ कंपेयर करना आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पे निगाह के चलते आप लोगों ने ऐसे बटन पे हाथ लगा दिया है? हो सकता है कि कर्नाटक में इसका आपको पॉलिटिकल फायदा मिले, माइलेज मिले, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश भर में जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कई हिंदी भाषी प्रदेशों में जब कांग्रेस चल रही है, वहां इसका डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान आप लोग उठाना पड़ सकता है। सर, अभी मुद्दा देश में चुनाव नहीं है, वोट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब करी थी, गुजरात में चुनाव हो रहा था, पर उनने भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक नहीं करी। चाहते तो गुजरात 1 महीने के लिए चले जाते, पार्टी की लड़ाई लड़ते। हम लोग ना वोट के लिए काम करते। यहाँ बात यह है, पहले तो मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पीएफआई पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी को हमको दिल से धन्यवाद देना चाहिए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा। दूसरी बात, बजरंग दल की जहां तक बात है, ये वीडियो में सुनाना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा आपके चैनल पे भी चला। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बता रहे हैं बजरंग दल के बारे में, ये स्क्रीन पे प्लीज ये वीडियो चलाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। वो बजरंग दल के बारे में क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं ये जो वीडियो है ये उस समय के कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। नहीं, तो कांग्रेस का नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग होता है। अगर सिंधिया गलत है तो नरेंद्र मोदी अभी कांग्रेस, ये सवाल ही है कि कांग्रेस को बजरंग दल से दिक्कत क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से पहले सिंधिया को निकालें, अभी तुरंत इस्तीफा लें और हटाएं ऐसे लोगों को जो आपकी विचारधारा का अपमान करता है। एक लाइन रखे, बजरंग दल पे बैन, विचारधारा किसकी है? बजरंग दल की विचारधारा किसकी है? सर, पहली बात तो बजरंग दल क्या, मैं हिंदू हूं, मैं आरएसएस बजरंग दल वालों से बड़ा हिंदू, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूं, झूठ के साथ नहीं हूं, मैं धर्म के साथ हूं, अधर्म के साथ नहीं हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरी 1 मिनट अनिल जी, और ये अपमान किया है। अरे हिंदू समाज का है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, अर्थात राहुल जी ने समस्त हिंदुओं को मूर्ख कहा है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है। हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू धर्म का अपमान करो।
अरे इसी ज्योतिरादित्य राम राम जपना, पराया माल अपना। कांग्रेस मजबूर करती थी हिंदुओं का अपमान करने के लिए। कांग्रेस अपने नेताओं को एजेंडा देती है, हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू धर्म का अपमान करो। ज्योतिरादित्य उस समय सोनिया जी के उस छलावे में थे जब उन्हें समझ में आ गया कि ये इटालियन में भारत के शर्म करो और दाऊद इब्राहिम को हिंदू मत बना देना। करने लग रही। अरे दाऊद इब्राहिम को हिंदू मत बना लेना। कांग्रेस को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार में समर्थन बोलो और ये कांग्रेस धर्म को बेवकूफ मत बनाओ, जय सिया राम बोलो। कालनेमी बनकर देश की जनता को चलते हैं, हिंदुओं को चलते हैं। कांग्रेस अपने उन हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रही है जो हनुमान जी का, भगवान राम के आराध्य है। हनुमान चालीसा याद है कार्यकर्ताओं को तुम्हें? हनुमान चालीसा याद है? इटालियन में अरे हनुमान जी की पूजा करने वाले भाजपा के प्रवक्ता को मेरे चैलेंज है, आशुतोष जी, इनको हनुमान चालीसा याद नहीं होगी। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, हनुमान चालीसा की 10वीं लाइन बताओ, 11वीं बताओ, कहां से शुरू होती? बोलो, जय सिया राम। हनुमान चालीसा मैं इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा विरोध करूंगा। ये राहुल जी सच सुनने राहुल जी, ये मैं इसमें एक आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि बहुत ही आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसको राजनीतिक तो मेरे भगवान को नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, राहुल जी, अनिल जी, हिंदू नहीं हूं, अनिल जी, मतलब हिंदू हिंदू लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, मैं नहीं हूं। हिंदू मूर्ख है। अरे आप मूर्ख हो, मैं नहीं हूं। आप मूर्ख हो। भाजपा के साथ वाला हिंदू बेवकूफ है, हम नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई, कभी बजरंग दल ने बनवाई, आरएसएस ने बनवाई। हम हिंदू हैं पर बेवकूफ नहीं है, हम हिंदू हैं पर बेवकूफ नहीं है। चाहिए कि आप किसी भी वो कर्नाटक की जनता बता देगी 13 मई को, आशुतोष जी के डिबेट में जरूर आना। कांग्रेस ही कहते 13 मई को सूबड़ा साहब है कर्नाटक में भाजपा का। वो हिंदू मूर्ख है, जो कांग्रेस को वोट देता है वो हिंदू बुद्धिमान है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। अर्थात किसी भी भाजपा के वोटर को अगर भाजपा के नाराजगी के कारण कांग्रेस को वोट देने की नौबत आ जाए तो उसे याद रखना चाहिए, इन कांग्रेसियों ने भाजपा को वोट देने वाले हिंदुओं को मूर्ख कहा है। इनके ऊपर प्याज मध्य प्रदेश के, देश के प्रत्येक उस कार्यकर्ता को, उस वोटर को देना है जिसने कांग्रेस के इन प्रवक्ता के माध्यम से हिंदुओं को मूर्ख कहा है। चलिए अभय जी, कहीं ना कहीं जिस पोलराइजेशन की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप अंदाजा लगा रहे हैं, इसका रिवर्स साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को। कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक जो अब तक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर केंद्रित था कर्नाटक में, वो अब कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकता है और ये कहा जा सकता है कि फाउल अपनी जो है गेंद जो है अपने ही पाले में ले गए कांग्रेस पार्टी। इससे हिंदू को जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो अब तक जो चेंजेस की तरफ सोच रहा था या एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जा रहा था, वो फिर से एक बार फोकस हो गया क्योंकि लगातार कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मुद्दा भी गहराया था और उसको लेकर वहां पे भी हिंदू वोट बैंक पोलराइज हुआ था। कहीं आपको नहीं लगता कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो सकता है? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कि अभी चुनाव में जो भी वक्त है, अभी आज के हालात अगर हम देखते हैं आशुतोष जी, तो ये जो बजरंग दल वाला जो मामला सामने आया है, तो अभी हालिया परिस्थिति के अंदर तो देखा जाए तो वहां के जो मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 40 सीटें ऐसी है जहां पर 14% और 2% का मसला चल रहा है, तो वहां तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदा ले ही जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से जो दूसरा पक्ष है वो भी उसका फायदा उठा सकता है। तो अभी चुनाव में थोड़ा समय है, चुनाव के समय में और इसके बाद में कितनी गेंदें फेंकी जाएगी, कितनी फुलटास होंगी और कितनी विकेट लेगी, ये तो समय तय करेगा। पर चूंकि मुद्दा वहीं आ गया है कि एक बार फिर चुनाव के अंदर हम बरसों से देखते आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण जो है वो वापस हिंदू मुसलमान की तरफ चले जाते हैं और जनता से जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या और भी बहुत सारे रोजगार के मुद्दे हो, युवाओं की नौकरी के मुद्दे हो और एजुकेशन के मुद्दे हो, वो कहीं ना कहीं इन तमाम जो बातें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो पीछे रह जाते हैं और एक बार फिर वापस चुनाव के अंदर वही मुद्दा सामने आ जाता है। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। तो किसी तरह दोनों ही पार्टियां, उन्होंने कोई फाल्स बात कही तो बीजेपी ने उसको लपट ली है। कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है तो बीजेपी भी उसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन आप ये देखेंगे आशुतोष जी, आप भी बहुत करीब से राजनीति को समझते हैं, राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं और ये देख भी रहे हैं आप कि आजकल राजनीति इन 2-3 मुद्दों के आसपास घूमती रहती है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो या चाहे राजस्थान का चुनाव हो या और भी कहीं प्रदेश में दूसरे चुनाव जहां होते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं, वहां पर ये वाली स्थितियां कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाती है। कभी ओवैसी कोई बयान दे देते हैं तो फिर उसके ऊपर बातें चल पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर यही होता है कि उस समय जो माहौल बनता है, उसका माहौल का फायदा कौन ले पाता है, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां उसका दोहन कर पाती है,
जैसे अभी दोनों जो वक्ता हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बात कही, कोई जो है वो जनता को मूर्ख बता रहा है, कोई समझदार बता रहा है। तो ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि जनता के बारे में राय नेताओं की बदलते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनके लिए वही मैंने सुने उनके एक बयान को कि वो शिवराज सिंह चौहान को कहते थे कि इनके हाथ खून में रंगे हुए, आज वो उनकी तारीफ करते हैं। पहले वो बजरंग दल को गालियां बकते थे, बजरंग दल के वो उनके तारीफ में कसीदे भी कर सकते हैं। तो परिस्थितियां बदलती रहती है। राजनीति की यही खासियत है कि उसके अंदर कब कौन कहां पर किसके बारे में बोलने लग जाता है, कौन किसके फायदे और नुकसान की बात करने लग जाता है, ये तो वक्त ही तय करता है। लेकिन कर्नाटक का जो बयान है, इस समय कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वो कर्नाटक में उसको कितना फायदा होता है ये बात की बात है। लेकिन दूसरे स्थानों पर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी इस गेंद को कैच करके और उनकी तरफ फेंकने में कामयाब हो जाएगी, जो अभी तक देखने में आ रहा है। अतुल जी, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने ठीक है पीएफआई के साथ बजरंग दल के साथ कंपैरिजन किया, वो आपकी क्या सोच के किया है वो आपके पार्टी नेता लगातार बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दूसरे ऐसे आतंकी संगठन है जो विश्व में उत्पाद मचाए, उन्होंने जी अपने जो नाम रखे हैं वो अपने अपने जो आराध्य हैं या कहा जाए उनके जो आस्था हैं, जो उनका मजहब है या उनका जो रिलीजन है उसके हिसाब से रखें। हम हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, हम लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, इस्लामिक स्टेट की बात करें, ISIS की बात करें, ये तमाम और भी कैसे आतंकी गुट हैं जो कहीं ना कहीं अल्लाह अकबर बोलकर हमला करते हैं, बम फोड़ते हैं, गोली चलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक गलत काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो कि इतनी बड़ी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनमें से कई ऐसे आतंकी संगठन है जिन्होंने भारतवर्ष में भी कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, उस समय ऐसी बात क्यों नहीं आती कि साहब देखिए ये जो नारा लगा रहे हैं वो नारा जो अल्लाह के नाम पे लगा रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, इससे अलग किया जाना चाहिए, उसको लेकर बातचीत हो। जहाँ पे बजरंग दल को जिस तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है वैसा कांग्रेस पार्टी को पहले भी किया जाना चाहिए था। पहले तो गर्व से आपको एक बात कहता हूँ, 2003 के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के थे। आदरणीय राजा साहब पहले शख्स हैं जिनने सिम्मी पर प्रतिबंध लगाया था। 303 सीटों वाली देश में सरकार है, आपने जितने संगठनों के नाम लिए, अगर वो कोई गलत कार्य में लिप्त हैं, अगर वो आतंकी कार्यों में लिप्त हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो कि बहुत बड़े लोग हैं, प्रतिबंध आज लगा दे। किसने रोका है? कांग्रेस थोड़ी विरोध कर रही है। अगर 303 आप अगर बोल रहे हैं 56 राहुल जी, आप अगर बोल रहे हैं जी, अगर उन्होंने गलत किया मतलब अभी भी नहीं वो जो भी संगठन गलत है उनके अलावा अन्य जो सारे आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे क्या नहीं बोले, संगठन है सब पे संगठन लगा दो। अरे प्रतिबंध कब लगा दो? राजा साहब ने हुजूर सिम्मी पे लगा दो, मध्य प्रदेश में कितना लगाया? करने वाले लोग, इन लोगों ने तो आतंकवादियों को साफ कहा है, जी हुजूरी की है, चरण चंपी की है। जिन लोगों ने भारत भोपाल की सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जिसको दिया वो आतंकी गतिविधियों का मालेगांव बाबू बजरंगी माया कोटलानी। अरे क्या हिंदू हिंदू कर रहे हो? तुम अकेले हिंदू हो? सिंह ने बदनाम कर दिया हिंदू बड़े हिंदू, हमें सिखा रहे हो हिंदू हिंदू कर रहे हो। कांग्रेस हनुमान चालीसा याद नहीं है, बेशर्मों की तरह हिंदू हिंदू बोल रहे हो, बेवकूफ टाइप बातें क्यों कर रहे हो आप? मुद्दे पे बात करो। PFI पे प्रतिबंध लगाया, धन्यवाद करो। सिम्मी पे हमने प्रतिबंध लगाया, घर से लगा दो प्रतिबंध जिसको लगाना है। चुल्लू भर यहाँ बैठ कर वोट मत करो, ढोल मत करो, भगवान लेकर दूसरे धर्म के लोगों के साथ तुम्हारा हिंदू हिंदू कर रहे हो। तुम्हारा हिंदू हमारा धर्म ही नहीं है, हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हम उस विचारधारा के लोग हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तुम लोग बस हिंदू हिंदू वोट दे दो, झूठ मत बोलो। मुद्दा ये है आशुतोष जी ने जिन आतंकी संगठनों के नाम लिए भारत के प्रधानमंत्री ने नाम लगा दिया, राम का नाम मत लो। कांग्रेस ने तुम्हारी टिकट काट दी थी, अरे राम राम कर रहे थे। अरे तुमने कांग्रेस को वोट दिया। अनिल जी राहुल जी व्यक्तिगत तुम्हारी टिकट काटी। अनिल चंदानी ने पिछले चुनाव में व्यक्तिगत लड़ाई का मंच नहीं। आदरणीय दोनों साथियों से मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं को राम का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे व्यक्तिगत आरोप की बात करते हो। यही अनिल चंदानी ने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि कांग्रेस से हुजूर में एक सिंधी आदमी लड़ा तो इनका जातिवाद जाग गया। ये खुद मुझे फोन करके बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस की कांग्रेस बोल रहे हैं सर। आखिरी क्वेश्चन जात पात के अनिल जी राहुल जी धर्म का अपमान करोगे तो गलत बोलना पड़ेगा। राहुल जी अनिल जी गलत होगा। समय कम आखिरी सवाल करने का काम हिंदुओं किया को बेवकूफ बनाना बंद करो। माननीय कमलनाथ राहुल जी अनिल जी खुशखबरी और सुन लो, भारत में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं। अरे एक खुशखबरी और सुन लो आप लोग, जितने भाजपा के लोग 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में हनुमान जी के आनंद के बाद
आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गली गली में हनुमान चालीसा होगी, गली गली में सुंदरकांड होगा, पूरा मध्य प्रदेश जय सिया राम के नारों से गूंज उठेगा। मध्य प्रदेश में हनुमान जी का आनंद भक्त, कमलनाथ जी 6 महीने बाद सीएम बनेंगे, फिर आना हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड जोर से बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम नहीं बोल रहे। आप देखिए ये व्यक्ति जय सिया राम नहीं बोल रहा और बात हिंदुओं की कर रहा है। बोलो जय सिया राम, जय बोलो सिया राम, आप बोले जय सिया राम। ये कांग्रेस की मेहनत है कि जय सिया राम बुलवाया, ऐसे बोलते हैं। बोलो जय सिया राम। राहुल जी, अनिल जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी, हमसे आप उज्जैन से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहस बड़ी है और फैसला जनता को करना है कि आखिर ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, ठीक है, हिंदू विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बहुत बहस का मुद्दा है कि आखिर ये जो मुद्दा है वो आस्था से जुड़ा हुआ है या सियासी बयानबाजी से जुड़ा हुआ है। ये जनता को तय करना है कि आखिर वोट का आधार क्या होगा। अगर जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक जो आस्था है वो आहत हुई है तो वो फैसला लेंगी, और जनता को अगर लगता है कि नहीं भाई ये एक सियासी बयानबाजी है तो उस हिसाब से फैसला लेंगी। लेकिन हमने सभी पहलू यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो सियासत जो है वो अब पूरी तरह से, और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से ही कहीं ना कहीं धर्म और मजहब के आधार पर होते रहे। हमारा देश का जो बंटवारा है वो भी मजहब के आधार पर हुआ। हम कहीं ना कहीं आंख मूंद के कहते नहीं सब डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन करता कौन है? करता कौन है? अगर इस देश में डेवलपमेंट की बात हो रही होती तो हम यहाँ पर मजहबी आधार पर जो हमारा बंटवारा हुआ वो ना करके हम सीधे सीधे कहते कि क्यों नहीं पूरे के पूरे जो उस समय का जो हिंदुस्तान था एक साथ विकास करें। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि साथ में जो दोनों भाई अगर रह रहे हैं तो साथ में विकास नहीं कर सकते थे देश में? इसलिए ये तमाम जो मुद्दे आज 2023 हो गया है, उसके बाद भी हम तमाम मुद्दों पे चर्चा करने पे मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं अब ये देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं, क्यों ऐसी बात निकाली जाती है और इसके क्या कुछ कारण है। हमने कोशिश करी आपके तमाम सवालों का जवाब तलाशने का। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है